नमस्कार दोस्तों, जीएलसीएन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे कक्षा 10 की गणित विषय की प्रश्नावली पहली, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसमें प्रश्नावली 1.1 हम कंप्लीट कर चुके थे और प्रश्नावली 1.2 के हम 2 क्वेश्चन भी इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखेंगे हम प्रश्नावली 1.2 का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। क्या सिद्ध करना है कि जो तीनों संख्या दे रखी है ये अपरिमेय है, ये हमको सिद्ध करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले पहले प्रश्न को मैंने लिख दिया। तीसरे का पहला है 1/√2, इसको हमको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो मैंने स्टार्टिंग में जो पहला प्रश्न करवाया था 1.2 का, उसी की तरह ये प्रश्न होगा कि जो भी संख्या दे रखी है हमको अपरिमेय सिद्ध करवा रहा है, तो संख्या को हमको विपरीत मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? विपरीत मानना पड़ेगा। अपरिमेय सिद्ध करवा रहा है तो पहले हम संख्या को क्या मानेंगे? परिमेय मानेंगे। तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या होती है तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां p और q क्या है? पूर्णांक है। जहां p तथा q पूर्णांक है वह q इज नॉट इक्वल टू 0 है। q 0 नहीं है। कोई परिमेय संख्या होती है तो उसमें p और q पूर्णांक होते हैं और q 0 नहीं होता है, अर्थात किसी भी परिमेय संख्या का हर 0 नहीं होगा, क्योंकि हर 0 हो जाएगा तो पूरी संख्या अनंत हो जाएगी और अनंत एक अपरिभाषित संख्या होती है। तो ये संख्या किसके बराबर हो जाएगी? p/q के। तो यह हो जाएगा 1/√2 बराबर p/q। अब देखो p और q पूर्णांक है, तो p और q में कोई भी सार्वगुणनखंड हो सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, p और q को इनके सार्वगुणनखंड से विभाजित कर रहा हूँ। तो इनमें सार्वगुणनखंड से भाग देंगे हम, तो जो संख्या बचेगी भाग देने के बाद में, तो वो संख्या बचेगी तो उसमें कोई भी सार्वगुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि सार्वगुणनखंड से तुमने भाग दे दिया। मैं यहां लिख रहा हूं सीधा ही p तथा q को इनके सार्वगुणनखंड से विभाजित करने पर संख्या a/b प्राप्त होती है जिनमें कोई भी सार्वगुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो ये संख्या किसके बराबर हो जाएगी? a/b की हो जाएगी। अब तो 1/√2 बराबर हो जाएगा a/b। अब देखो क्या करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, इसको इधर, अर्थात वज्रगुणन करेंगे। तो एक इससे गुणा होगा b से, तो ये तो हो जाएगा b, और इधर हो जाएगा ये a, इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा a/2। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको पहले और इसको बाद में, इसको इधर और इसको इधर लिख रहा हूं। तो ये हो जाएगा a/√2 और इधर हो जाएगा
बी स्क्वायर, सॉरी बी, इधर क्या हो जाएगा बी। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 का दोनों तरफ वर्ग करूंगा। वर्ग क्यों करूंगा, क्योंकि मेरे को अंडर रूट हटाना है इस संख्या से, अंडर रूट का बटेगा जब हम वर्ग करेंगे। तो समीकरण 1 का दोनों ओर वर्ग करने पर तो वर्ग करो। तो देखो ए का वर्ग करेंगे अर्थात स्क्वायर करेंगे, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, और किसी भी अंडर रूट की संख्या का स्क्वायर करते हैं तो उस संख्या से अंडर रूट का चिन्ह हट जाता है, और यहाँ बच जाएगा 2 बचेगा, और इधर हो जाएगा बी स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब इसको मैं आगे हल कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ से ए स्क्वायर का मान निकालना है, तो ये गुणा में है तो इधर जाके किसमें चला जाएगा बटे में, तो इसको मैंने लिख लिया ए स्क्वायर और बराबर यहाँ क्या आ जाएगा बी स्क्वायर बटे में 2, बी स्क्वायर बटे में 2, ये अपने पास संख्या आ गई। इसका मतलब 2 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 2 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो हमने प्रमेय 1.2 पढ़ी थी, यदि कोई भी संख्या p ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब p a को भी विभाजित करेगा। तो इसमें 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 बी को विभाजित करेगा या नहीं करेगा, अब विभाजित कर दिए, इसका मतलब 2 का भाग b में जाएगा, तो 2 बी का गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जिस संख्या का भाग जाता है वह संख्या उस संख्या की गुणनखंड कहलाती है। तो इसको बता देता हूं, इसके बाद में आगे चलते हैं। और इसको मैं नाम दे दूंगा समीकरण नंबर कौन सा 2, समीकरण नंबर 2। तो b, देखो 2 का भाग b में जा रहा है, इसका मतलब 2 b का गुणनखंड है, मैं सीधा लिख देता हूं, अतः 2 b का एक गुणनखंड है, यहाँ लिख देंगे प्रमेय 1.2 से, प्रमेय 1.2 से, प्रमेय 1.2 से, अतः 2 बी का एक गुणनखंड है, 2 बी का एक गुणनखंड है, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, समीकरण नंबर 2 है, इसमें क्या मानूंगा, ए स्क्वायर की जगह हमको क्या मानना है, ए की जगह कुछ और संख्या मानेंगे, मतलब b बराबर हम मानेंगे समीकरण 2 में b बराबर कितना रखेंगे, देखो ये 2 को चेंज नहीं करना, केवल a की जगह चेंज करना है, तो 2 और a, b बराबर 2c, b बराबर 2c रखने पर, तो रखते हैं, तो देखो इधर तो रख रहा हूं मैं, ये रहेगा ए स्क्वायर गुणा में 2, और इधर आ जाएगा अपना बी स्क्वायर, अब बी की जगह कितना रखूंगा 2c, तो 2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं इसको बता देता हूं यहां से। अब इसको कर लेंगे, तो ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर गुणा 2, अब देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 4, और c का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा c स्क्वायर, ठीक है। अब इसको काट लेंगे, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, अब 1 को ए स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 2 गुणा c स्क्वायर। अब देखो मेरे को c स्क्वायर का मान निकालना है, और जिस संख्या का मान निकाल दो उसको इधर ले रखा करो और इसको इधर भेज रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 गुणा c स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो यहाँ से c स्क्वायर का मान निकालूंगा तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर और बटे में 2, बटे में कितना आ जाएगा 2। अब देखो 2a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 2a को विभाजित करेगा, और 2a को विभाजित कर रहा है तो प्रमेय 1.2 से क्या हो जाएगा 2a का गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो मैं सीधा लिख देता हूं, प्रमेय 1.2 से 2, प्रमेय 1.2 से 2 a का एक गुणनखंड
ए का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अब एक चीज देखो, दो बी का भी एक गुणनखंड है और दो ए का भी गुणनखंड है। इसका मतलब दो ए और बी का सारा गुणनखंड हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। इसलिए 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 दो ए तथा बी का सार्वगुणनखंड है भाई। दोनों का गुणनखंड हो गया। इसका मतलब दो ए और बी दोनों का सारा गुणनखंड हुआ कि नहीं हुआ? और हमने क्या माना था कि ए और बी में कोई भी सारा गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ इधर लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे जो कि इस तथ्य का विरोधाभास है कि ए तथा बी में कोई भी सार्वगुणनखंड नहीं है। इसका विरोधाभास हुआ कि नहीं हुआ? वहां तो हमने माना था ए और बी में कोई भी सार्वगुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ दो एक ऐसी संख्या है जो ए और बी का सार्वगुणनखंड है। इसका मतलब हमने जो मानी थी उसका विरोधाभास हुआ कि नहीं हुआ? और ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ है? क्योंकि हमने जो परिकल्पना की थी, अर्थात हमने इस संख्या को क्या माना था स्टार्टिंग में? परिमेय संख्या। इसकी वजह से हमको ये विरोधाभास प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये 1/√2 परिमेय संख्या नहीं होकर क्या होगी? अपरिमेय संख्या, जो हमारी गलत परिकल्पना जो हमारी गलत परिकल्पना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, से प्राप्त होता है, से प्राप्त हुआ है, अतः या इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी और ये हमको सिद्ध करना था। तो ये हो जाएगा इति सिद्धम। ठीक है, तो ये तीसरे का पहला प्रश्न अपना कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं तीसरे का दूसरा प्रश्न। तीसरे का दूसरा प्रश्न है 7√5। 7√5 इसको क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। मैं दोबारा लिख लेता हूं 7√5। तो क्या मानेंगे? सबसे पहले इसको परिमेय संख्या मानेंगे। तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता
है। जहां पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। जहां पी तथा क्यू, जहां पी तथा क्यू पूर्णांक है और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये पूरी संख्या किसके बराबर हो जाएगी, पी बटे क्यू के। तो 7√5 बराबर पी बटा क्यू, पी बटा क्यू। अब क्या करेंगे, पी और क्यू को इनके वनिष्ठ पूर्णखंड से भाग देंगे। तो वनिष्ठ पूर्णखंड से भाग देने के बाद जो संख्या बचेगी उसको क्या मानेंगे, ए बटा बी। पी तथा क्यू को इनके उभयनिष्ठ या सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड बोल दो चाहे वनिष्ठ गुणनखंड बोल, सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड और ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ, कहीं आपको उभयनिष्ठ भी लिखा मिलेगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड। गुणनखंड से विभाजित करने पर, से विभाजित करने पर संख्या, करने पर संख्या ए बटा बी, ए बटा बी प्राप्त होती है, जिसमें कोई भी सार्वगुणनखंड नहीं है, जिनमें कोई भी सार्वगुणनखंड गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। और ए और बी क्या होंगी भाई, ये भी पूर्णांक है तो ये भी तो पूर्णांक की होंगी संख्या, सार्वगुणनखंड नहीं है। इसका मतलब ये पूरी संख्या ए बटा बी के बराबर हो जाएगी। तो 7√5 बराबर किसके हो जाएगा, ए बटा बी के। अब देखो यहां से मेरे को √5 का मान निकालना है, तो 7 का क्या हो जाएगा, इधर भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √5 बराबर ए बटा बी, और इधर आ जाएगा 7, तो ए बटा 7 भी हो गया। अब एक चीज देखो, ये ए बी और 7 तीनों पूर्णांक है, इसका मतलब पूर्णांकों का आप जोड़ोगे चाहे घटाओ चाहे भाग दो तो हमेशा क्या प्राप्त होगी, एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। बस क्या शर्त थी परिमेय संख्या की, क्यू नॉट इक्वल टू 0, अर्थात हर 0 नहीं होना चाहिए। तो 7 भी 0 थोड़ी है, 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो ये तो एक परिमेय संख्या है। और √5 हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये तो परिमेय हो गई और ये अपरिमेय होगी, ऐसा थोड़ी होगा। या तो ये दोनों बराबर होगी, ये दोनों बराबर कब होगी, जब या तो ये परिमेय हो और ये भी परिमेय हो, या फिर ये अपरिमेय है तो ये भी क्या होना चाहिए, अपरिमेय। इसका मतलब दोनों विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां ए बी व 7, ए बी व 7 पूर्णांक है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। अतः ए बटा 7 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि ये तो परिमेय संख्या हो गई, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। भाई एक तो परिमेय हो गई, दूसरी अपरिमेय, इसका मतलब परिणाम विरोधाभासी प्राप्त हो रहे। यहां लिख देंगे दोनों परिणाम, परिणाम विरोधाभासी हैं, विरोधाभासी है। और ये विरोधाभासी क्यों प्राप्त हुए हैं, हमारी गलत परिकल्पना से। हमने क्या माना था, इसको
परिमेय संख्या माना था, इसकी वजह से ये परिणाम हमको गलत प्राप्त हो रहे, परिणाम विरोधाभासी है, जो कि हमारी गलत परिकल्पना क्या थी कि 7√5 एक परिमेय संख्या है से प्राप्त हुआ है। इसका मतलब हमारी परिकल्पना थी वो गलत थी, इस वजह से हमको ये परिणाम विरोधाभासी प्राप्त हुआ है। तो परिकल्पना हमने गलत मानी, अर्थात परिकल्पना गलत है, तो 7/5 एक परिमेय संख्या नहीं होकर क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए 7/5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो लिख देंगे इति सिद्धम। तो ये अपना तीसरे का दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे तीसरे का तीसरा प्रश्न। तो इसको मैं बता रहा हूं। तो तीसरे का तीसरा प्रश्न है 6 प्लस का √2, 6 प्लस का √2, इसको हमको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो ये प्रश्न भी इसी की तरह होगा, सेम ये होगा। तो कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, अपरिमेय मानेंगे। तो माना 6 प्लस का √2 परिमेय मानेंगे, सॉरी, 6 प्लस का √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसे पीबीटी के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। जहां P तथा Q पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। P तथा Q पूर्णांक है और वह Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि कोई भी संख्या में परिमेय संख्या होती है तो उसमें हर 0 नहीं होता, Q 0 नहीं है। तो ये संख्या किसके बराबर हो जाएगी, P/Q के बराबर हो जाएगी। यहां से हो जाएगा 6 प्लस का √2 बराबर P/Q। अब देखो वापस P और Q को हमको इनके साधारण खंड से विभाजित करेंगे तो संख्या प्राप्त होगी A/B। P तथा Q को इनके सारगुणनखंड से विभाजित करने पर संख्या A/B प्राप्त होती है, जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड या कोई भी सारगुणनखंड नहीं है, जिनमें
कोई भी सारगुणनखंड, कोई भी सारगुणनखंड नहीं है, नहीं है। तो ये संख्या किसके बराबर हो जाएगी, ए बटे बी के बराबर हो जाएगी। तो 6 प्लस का √2 बराबर किसके हो जाएगी, ए बटा बी के। अब देखो यहाँ से मेरे को केवल √2 रखना है, बाकी की संख्या की तरफ पक्षांतरण करना है। तो यहाँ से देखो 6 प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ बचेगा √2 और बराबर हो जाएगा ए बटा बी और माइनस का 6। अब देखो यहाँ ए और बी दोनों पूर्णांक है और 6 भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे। इसका मतलब ए बटा बी तो पूरी परिमेय संख्या हो गई, और परिमेय संख्या में से कोई भी संख्या को आप घटाओगे तो हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा ए बी वह 6 पूर्णांक है, पूर्णांक है। अतः ए बटा बी माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखो ये तो परिमेय संख्या हो गई, लेकिन अंडर रूट वाली संख्या हमेशा क्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो ये √2 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसका मतलब जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, हम पहले सिद्ध भी कर चुके, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखो एक तो परिमेय संख्या इधर तो और एक अपरिमेय संख्या, तो दोनों बराबर होंगी क्या, बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब जो परिणाम मिल रहा है वो हमको विरोधाभासी मिल रहा है, उल्टा मिल रहा है। दोनों परिणाम, अतः दोनों परिणाम विरोधाभासी दोनों परिणाम विरोधाभासी प्राप्त हो रहे हैं। ये विरोधाभासी है, दोनों परिणाम विरोधाभासी है। और ये विरोधाभासी क्यों है, क्योंकि हमने जो माना था वो गलत माना था, इसकी वजह से हमको ये दोनों परिणाम विरोधाभासी प्राप्त हुए। जो कि हमारी गलत परिकल्पना, जो कि हमारी गलत परिकल्पना, जो कि हमारी गलत परिकल्पना, जो कि हमारी गलत परिकल्पना। और गलत परिकल्पना क्या थी, हमने इसको परिमेय संख्या माना था, जो कि हमारी गलत परिकल्पना 6 प्लस का √2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, से प्राप्त हुआ है, से प्राप्त हुआ है, से प्राप्त हुआ है। इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत था, तो ये परिमेय संख्या नहीं होकर क्या होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए 6 प्लस का √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो क्या सिद्ध, तो इसे लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो इस प्रकार ये अपनी पहली प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे को अवगत करा सकते हो, तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें तथा इसे लाइक करें, और यदि आपको तथा आपके दोस्तों को शेयर करें, जिससे मेरे को भी एक मोटिवेशन मिले। धन्यवाद दोस्तों।